नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपकी जो टेस्ट नंबर फर्स्ट जो हुआ है उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपको सॉल्यूशन लेके आया हूँ। इसके अंदर अपन जितने प्रश्न हैं सारे सॉल्यूशन देखेंगे। देखो भाई, आपके पास में जो आपका टेस्ट पेपर है इसमें जो पहला प्रश्न आपके पास में वो प्रश्न है, किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का अर्धायुकाल अधिकतम होगा। किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का अर्धायुकाल अधिकतम होगा यदि O15 व O19 की दर नितांक क्रमशः 5.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस सेकंड इनवर्स और 2.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेकंड इनवर्स है। इस प्रश्न को ध्यान से पढ़े। आपको यहाँ पर दो दर नितांक दे रखी है। पहली दर नितांक दे रखी है आपको वो 5.63, यहीं लिख देता हूँ मैं। पहली दर नितांक कितनी दे रखी है 5.60 इंटू 10 टू द पावर इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और सेकंड कौन सी दे रखी है आपको थ्रू 2.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। आपको इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले पता होना चाहिए कि जो प्रश्न है किस अभिक्रिया कोटि का है। देखो भाई, यहाँ पर लास्ट मैंने यहाँ पर दे रखा है सेकंड इनवर्स, और सेकंड इनवर्स जो इकाई होती है कौन से किसकी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। किसकी होती है भाई, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की होती है। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो अर्धायुकाल होता है T हाफ, वो किसके बराबर होता है 0.693 अपॉन के। अर्थात मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो T हाफ जो है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। तो यहाँ से अच्छी से बात निकल के आती है कि के का मान जितना कम होगा उतना ही T हाफ क्या होगा, ज्यादा होगा। जितना के का मान कम होगा उतना ही T हाफ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ से देखो आप यहाँ पर कि एक तो आपके पास में क्या है, एक तो आपके पास में है 5.63 इंटू 10 टू पावर 3 और एक आपके पास में क्या है 2.38 इंटू 10 पावर माइनस 2। देखो 10 टू द पावर माइनस 2 बड़ा है और 10 टू द पावर माइनस 3 बड़ा है। तो बड़ा कौन सा है 10 टू द पावर माइनस 2। बड़ा कौन सा है भाई 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 2 और 10 टू द पावर माइनस 3। देखो भाई, यहाँ पर एक तो जो 5.63 है वो किसकी दे रखी है आपको O15 की। किसकी दे रखी है O15 की, और ये किसकी दे रखा है O19 का दे रखा है। अब देखो भाई, यहाँ पर जिसके के का मान सबसे कम होगा उसका R क्या होगा, उसका T हाफ क्या होगा, ज्यादा होगा। अब देखो यहाँ पर O15 के 10 टू द पावर माइनस 3 है, उसका क्या 10 टू द पावर माइनस 2 है। जिसका कम होगा उसका T हाफ ज्यादा होगा। अब K का मान यहाँ पर कम किसका है 10 टू द पावर माइनस 3 कम होगा, 10 टू द पावर माइनस 3 क्या होगा, कम होगा। और जितना कम होगा उसका T हाफ क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर आंसर क्या चला जाएगा आपका O15। ये वैल्यू आपकी कम होगी इससे, और जितनी वैल्यू माइनस में है ना, माइनस का 3 कम होगा माइनस के 2 से, तो जितना कम होगा उसका T हाफ क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। कुल मिला के आपको सिर्फ यहाँ ध्यान रखना था सेकंड इनवर्स का। सेकंड इनवर्स किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ कितना होता है 0.693 अपॉन के। मतलब T हाफ जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल किसके हैं, के, और के का मान जितना कम होगा उतना T हाफ ज्यादा होगा। इन दोनों में से T का मान कम किसका है, इसका है। मतलब O15 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्धायुकाल ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है आपके पास में वो क्या आ रहा है आपके पास में, निम्न में से कौन सा ताप पर निर्भर करता है। तो वो ताप पर निर्भर करता है, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि जो आयतन संबंधी जहां पर सांद्रता होगी वो क्या हो जाएगी, जो सांद्रता इकाई आयतन संबंधी होगी वो ताप पर निर्भर करेगी। अब देखो यहाँ पर जो मोलरता जो होती है वो क्या होती है, आयतन पर निर्भर करती है। 1 लीटर मिलियन में उपस्थित मोलों की संख्या क्या कहलाती है, आपके मोलरता कहलाती है। तो वो क्या करती है, किस पर डिपेंडेंट रह रही है, ताप पर डिपेंडेंट रहेगी। मोलरता क्या होती है 1 किलोग्राम विलायक में, और मोल अंश क्या होता है आपके पास में, विलय का मोल अंश जो होगा आपके विलय के मोल बटा विलयन का मोल, ये आपके मोल अंश होता है। तो ये दोनों आपके निर्भर नहीं करती। इसके अलावा कौन निर्भर नहीं करता है, पीपीएम भी आपके क्या करती है, पार्ट्स पर मिलियन भी आपके निर्भर नहीं करता है ताप पर। और कौन निर्भर करता है, तो मोलरता ताप पर निर्भर करती है। जो आयतन पर डिपेंडेंट रहेगा वो ताप पर डिपेंडेंट रहेगा। तीसरा प्रश्न, कौन सा युग्म राउल्ट का धनात्मक विचलन, कौन सा विचलन धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो देखो भाई, एसीटोन व क्लोरोफॉर्म। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो है वो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। कौन सा विचलन प्रदर्शित करता है, अनादर्श विचलन का ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। बेंजीन प्लस टोलुइन है ये, बेंजीन प्लस टोलुइन जो होता है वो आदर्श विलयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, आदर्श विलयन का उदाहरण है। और एक आपका उदाहरण है कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, जाएगा आपके पास में सी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया को सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता मतलब कौन सा हो जाएगा, जीरो।
ठीक है भाई, उस अभिक्रिया कोटि क्या हो जाएगी, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, आयनीय समीकरण की ग्राफ के रूप में प्रकाश प्रदर्शित किया गया है। अब देखो ये ग्राफ दे रखा है आपको ln k और 1/t। आयनीय समीकरण क्या होती है, k बराबर a डॉट e माइनस ई अपॉन RT, यही होती है ना। जिसको ln k फॉर्म लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ln k बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ई ए बाय आर डॉट 1/t log सॉरी ln क्या हो जाएगा, ये a। ठीक है, तो ये आपका ln k दे रखा है यहाँ पर, ये आपका 1/t दे रखा है, तो माइनस ई ए बाय आर जो होगा वो उसकी क्या हो जाएगी, ढाल, और ln a जो होता है वो उसका क्या होता है यहाँ पर आपके c, मतलब अंतःखंड जो होता है वो ln a होता है। अंतःखंड जो होता है यहाँ पर, अंतःखंड जो होता है, अंतःखंड ये आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पर ln a, और माइनस ई ए बाय आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, इसकी ढाल हो जाएगी। तो ढाल पूछा इसने आपसे, एग्जामिनर ने पूछा क्या है आपसे यहाँ पर, ढाल पूछी है। एग्जामिनर ने पूछा क्या आपको यहाँ तक, ढाल पूछी है, तो ढलान कितनी होगी इसकी, माइनस ई ए बाय आर, सब आंसर हो जाएगा इसका। तो अगला क्वेश्चन है, एकंताश क्रिस्टल की अक्षीय दूरी व अक्षीय कोण का मान। बहुत अच्छा प्रश्न है। एकंताश क्रिस्टल की अक्षीय दूरी अक्षीय कोण का मान कितना होगा। तो देखो भाई, आपको मैंने ट्रिक बता रखी थी, क्यों टीना और मीना हंसते रोते तेरे लिए। तो क्यों टीना और मीना हंसते रोते तेरे लिए, तो जो मीना थी वो मोनोक्लिनिक थी, और मोनोक्लिनिक को हिंदी में क्या कहते हैं, एकंताक्ष। तो मैंने पढ़ाया था उस टाइम पे, मैंने बहुत चीजें इसको समझाया भी था। तो ध्यान रखना, इसकी अक्षीय दूरी जो होती है वो होती है a हैज नॉट b और b हैज नॉट c, मतलब a b के बराबर नहीं है और b किसके बराबर नहीं है, c के बराबर नहीं है। और अक्षीय कोण का मान, बहुत अच्छा प्रश्न बना हुआ है यहाँ से कि अक्षीय कोण का मान जो होता है, अक्षीय कोण में अल्फा और बीटा जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, और जो अल्फा और गामा जो 90 डिग्री के बराबर होते हैं, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखें। क्लियर हुआ। इतने प्रश्न आपको मैंने करा दिए हैं। कितने प्रश्न हो चुके हैं अपने पास में, 6 प्रश्न हो चुके हैं। अगला प्रश्न है आपके पास में, कौन सा प्रश्न आपके पास में, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न क्या है, फैन प्लवन विधि में। देखो भाई, फैन प्लवन विधि में अवनमक की क्या भूमिका है। देखो भाई, आपने झाग प्लवन विधि पढ़ी है। झाग प्लवन विधि के अंदर क्या होता है, अपन किसका उपयोग करते हैं, अवनमक का उपयोग करते हैं। अवनमक क्या करता है कि आपके पास में बने हुए जो लवण है, जो एक तो वो होते हैं जो क्या होते हैं, झाग के अंदर आ जाते हैं, और एक कौन से होते हैं, झाग में नहीं आते हैं। जो झाग में नहीं आते हैं उसको नहीं आने कौन देता है, अवनमक नहीं आने देता है। और अवनमक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा होता है, सोडियम साइनाइड। कौन सा होता है भाई, सोडियम साइनाइड। ये आपको इसका लिखना था इसमें। अगला प्रश्न कौन सा आपके पास में, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण दीजिए। देखो भाई, इसको अच्छे से समझते हैं अपन। शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण, देखो भाई, जब पास में शून्य कोटि अभिक्रिया जो है, कौन सा प्रश्न है आपके पास में, 8वां प्रश्न, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण दीजिए। ठीक है भाई। देखो भाई, इसके अंदर क्या होता है, आपको मैं अच्छे से समझा देता हूं इसको। देखो भाई, शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि यहां पर आपके पास में जो अभिकारक A है, अभिकारक A जो है वो प्रोडक्ट P पे क्या रहता है, अभिकारक A प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन अभिकारक A जो होता है उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। मतलब मैं यहाँ पर ऐसा कह सकता हूँ कि DA बराबर है ना, अभिकारक की सांद्रता उत्पाद पर निर्भर नहीं करती है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पर कि जो वेग होगा इसका, पहले अपन वेग की बात करते हैं। इसका जो वेग होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका वेग क्या लिखेंगे अपन, वेग बराबर K और प्रोडक्ट जो A नोट सांद्रता नोट कर देंगे, क्योंकि ये अभिकारक सांद्रता पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अभिकारक A सांद्रता पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। इसका वेग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, माइनस dA/dt बराबर K A की पावर नोट। अब A की पावर नोट का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 हो जाएगा तो K बचेगा। तो यहां से लिख सकते हैं माइनस dA बराबर माइनस K, dA बराबर
क्या हो जाएगा यहाँ पर k डॉट डी टी, और यदि इस माइनस को इधर लेके आ जाए तो d बराबर क्या हो जाएगा माइनस k डी टी, है ना। तो ये जो अपने पास में समीकरण प्राप्त होती है, इस समीकरण को क्या कहता हूं मैं, वेग अवकलन समीकरण। अब इसी समीकरण का मैं क्या कर देता हूं यहाँ पर समाकलन, क्या कर देता हूं यहाँ पर समाकलन कर देता हूं। तो समाकलन करने पर क्या होगा, समाकलन कर देंगे अपन, क्या कर देंगे इसका समाकलन कर देंगे, तो डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस के, तो ये माइनस के इधर क्या हो जाएगा डी टी, तो ये क्या बनेगा आपके पास में a बराबर के टी प्लस सी। समीकरण नंबर 2 दे देता हूँ, इस समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। ये c क्या है यहाँ पर, समाकलन नियतांक, क्या है समाकलन नियतांक। फिर थोड़ा सा समझते हैं इस बात को, यहाँ पर समझना कि भाई जब अपन क्या करते हैं t बराबर समय, t बराबर क्या करते हैं 0, t बराबर क्या करने पर 0 करने पर, t बराबर 0 करने पर, t बराबर 0 करो तो a का मान भी 0 हो जाएगा, और a जो होगा t बराबर 0 करने पर जो a होगा वो a किसके बराबर हो जाएगा, a नोट के बराबर हो जाएगा। सान्यता होगी अंतिम प्रारंभिक सान्यता के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a तो हो जाएगा a नोट के बराबर, और जो आपके पास में kt जो है वो 0 हो गया, तो a नोट बराबर क्या हो जाएगा c हो जाएगा। मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, इसको समीकरण नंबर 3 दे देता हूं मैं। इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख दूंगा, 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बन जाएगा यहाँ पर, a बराबर, ये a की सान्यता लिख देना चाहो तो a बराबर के टी प्लस, अच्छा ये माइनस माइनस रहेगा यहाँ पर, के टी प्लस ए नोट, ठीक है भाई, के टी प्लस ए नोट, और यह माइनस के टी इधर जाएगा, ये माइनस का के टी, ये माइनस के टी इधर जाएगा, तो के टी बराबर ए नोट माइनस ए, के टी बराबर क्या आ जाएगा ए नोट माइनस ए, और यही जो है आपका, यही जो है वो आपका क्या आ जाएगा, इसका शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, ए प्रोडक्ट पर चेंज करेगा, वेग जो होगा वो अभिक्रिया की सान्यता पर डिपेंडेंट नहीं रहता है, लिखना है। फिर इसको अपन क्या करना है, इसका अवकलन कर देना, यहाँ पर लिख देना अवकलन करने पर, ठीक है भाई। यह अवकलन किया अपन ने, यहाँ पर अवकलन किया तो अपने पास में ये समीकरण आई, फिर अपन ने इसको इस रूप में लिख दिया। समाकलन किया, इसका समाकलन करने पर माइनस के टी प्लस सी लिखा, फिर टी बराबर 0 करने पर ए नोट के बराबर हो जाएगा, और ए नोट की वैल्यू कितनी आ गई, या सी की वैल्यू कितनी आ गई ए नोट, और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देंगे, अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी। और इसी को क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग समाकलित समीकरण। इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ सकता है, शून्य कोटि से आ सकता है, मध्यम कोटि से आ सकता है, तृतीय कोटि से आ सकता है। अब नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर तो गायब भी हो गया, वापिस आ गया अपने पास में। देखो इसको वापिस अपन आपके पास में नेक्स्ट कौन सा है, पनीर, अगला कौन सा आपके पास में क्वेश्चन, पनीर का वेग पनीर व कोहरा का कोलाइड प्रकार बताइए। प्रश्न क्या है अपने पास में, पनीर व क्लोराइड का, पनीर व कोहरे का कोलाइड का प्रकार। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, कोलाइड का प्रकार पूछा मैंने आपको, क्या पूछा है प्रश्न, क्या पूछा मैंने आपको यहाँ पर, कोलाइड का प्रकार, ना कि मैंने परीक्षित प्रावस्था और परीक्षित माध्यम पूछा था, ठीक है भाई। तो पनीर जो होता है वो आपके एक प्रकार, किस प्रकार का होता है, जेल प्रकार का कोलाइड होता है। किस प्रकार का कोलाइड होता है, जेल प्रकार कोलाइड होता है। और कोहरा जो होता है आपका, कोहरा, ये कोहरा जो होता है आपके पास में एरोसोल प्रकार का कोलाइड होता है, एरोसोल प्रकार का कोलाइड होता है। इस बात को लिखना था आपको यहाँ पर। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, ये प्रश्न 10वां प्रश्न, जल योजित फेरिक ऑक्साइड का आर्सेनिक सल्फाइड को मिश्रित करने पर क्या होगा। देखो फेरिक जो ऑक्साइड होगा वो धनात्मक सोल होता है, और आर्सेनिक सल्फाइड जो होता है वो ऋणात्मक सोल होता है। और जब धनात्मक सोल और ऋणात्मक सोल को आपस में मिला होगा तो उदासीनीकरण होगा, और उदासीनीकरण होने पर, उदासीनीकरण, धनात्मक फेरिक ऑक्साइड धनात्मक सोल होता है, और आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है, ऋणात्मक सोल होता है। और दोनों का आपस में मिला होगा तो क्या बनेगा, स्कंदित टाइप का सोल बनेगा, स्कंदन होगा वहां पर, और सोल बनेगा मतलब यहाँ पर बनेगा अवक्षेप। क्या बनेगा, अवक्षेप का निर्माण होता है। और इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है,
इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है इसको कहते हैं पारस्परिक अवक्षेपण। क्या कहते हैं इसको अपन? इस प्रकार का जो प्रक्रम होता है इसको अपन कहते हैं पारस्परिक स्कंदन। क्या कहते हैं इसको अपन? पारस्परिक स्कंदन। इस बात को ध्यान रखें। इसके अंदर क्या होता है? धनात्मक सोल आपके पास में कौन सा होता है? फेरिक ऑक्साइड। ऋणात्मक सोल कौन सा होता है आपके पास में? आर्सेनियस ऑक्साइड, आर्सेनियस सल्फाइड। और दोनों ही आपस में जब अभिक्रिया करते मिल जाते हैं, मिश्रित करते हैं, तो इस दोनों के मिश्रण होने पर क्या बनता है? स्कंदन होता है और अवक्षेप का निर्माण होता है। इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं अपन? पारस्परिक स्कंदन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो आप यहाँ पर अगला प्रश्न कौन सा होगा? 11वां। यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है, यह मानते हुए कि परमाणु एक दूसरे के संपर्क में है, बीसीसी की, किसकी माननी है आपको? बीसीसी की संकुलन दक्षता निकालनी है। किसकी निकालनी है आपको? बीसीसी की संकुलन दक्षता निकालनी है। देखो यहाँ पर 2015 में से कुछ बोर्ड में प्रश्न आया एचसीसी की, तो एचसीसी की भी याद रखें और बीसीसी की भी याद रखिए, एफसीसी की भी याद रखें। बीसीसी में क्या होगा? सिंपल सी बात है, संकुलन दक्षता निकालनी है। क्या निकालनी है? संकुलन दक्षता। संकुलन दक्षता मैंने आपको निकालना सिखा रखी है, एक बार देख लेते हैं अपन। यहाँ पर बराबर क्या होता है? मैं सीधा बता रहा हूं आपको, z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a का क्यूब, यही होता है ना। अब देखो यहाँ पर बीसीसी के लिए z की वैल्यू कितनी होती है? 2 इंटू 4/3 इंटू पाई का मान पाई। और देखो सबसे बड़ी बात होती है, किसी भी अपने पास में कोई भी जो है संकुलन दक्षता जिसकी भी निकालनी है, उसके तो r का मान पता होना चाहिए और एक उसके पता होना चाहिए आपको a की वैल्यू, एक उसकी किसी पता होनी चाहिए वैल्यू आपके पास में। a क्यूब तो अपना a क्यूब रहेगा, v जो आपका नॉर्मली तो a क्यूब लिख देंगे उसको तो अपन। अपने पास में जो यहाँ पर बीसीसी है इसके r की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी r की वैल्यू होती है आपके पास में कितनी मिलेगी आपको यहाँ पर? इसके बीसीसी की r की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर? √3a/4। और इसका क्या कर देना आपको यहाँ पर? क्यूब कर देना है बटा डबजा। अब कौन क्या हो जाएगा यहाँ पर? a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ होगा। और अब इसको पूरा सोल्व कर लेना, इतना सोल्व कर ही लोगे आप, लगभग इसका 68% ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। और पाई के रूप में लिखो तो पाई के रूप में आता है इसका पाई√3/8, पाई√3/8, ये आपका आंसर में आएगा। तो बीसी संकुलन दक्षता 68% होती है, ये आपको निकालनी थी इसके अंदर। संकुलन दक्षता क्या होता है? z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन a क्यूब। अपन ने सीधा फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाल लिया। इसमें कभी भी आप याद रखना, किसी भी की संकुलन दक्षता निकालने तो आपको r का मान पता होना चाहिए, z का मान पता होना। z का मान कितना होता है यहाँ पर? 2, और r का मान कितना होता है आपने लिख दिया है √3/4, √3a/4। इस बात को आप ध्यान से समझे, ठीक है भाई, देख लेना इसको ध्यान से। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया था यहाँ से कि आपके पास में सिल्वर है और सिल्वर किसका निर्माण करता है? सीसीपी जालक का निर्माण करता है। तो सिल्वर सीसीपी जालक का, ये ध्यान रखना, सीसीपी जालक बनाता है। एक्स-रे विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408 कोर की लंबाई, मतलब ए का मान कितना दे रखा है आपको? देखो भाई, ए का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? ए का मान कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? 408.6 पिकोमीटर, है ना। और सिल्वर के घनत्व की गणना करनी है, परमाणु द्रव्यमान दे रखा है आपको, है ना, और घनत्व की गणना करनी है। घनत्व D बराबर क्या होता है? Z इंटू M अपॉन Na इंटू V, ये होता है ना। तो V तो नहीं दे रखा है, A दे रखा है, तो A का क्यूब कर देना, तो या करके लिख देना भले, या इसको या करके एक फॉर्मूला लिख देना, Z इंटू M अपॉन Na इंटू A का क्यूब भी कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है भाई। अब ये पिकोमीटर में दे रखा है, इसको आप किसको में बदलना है? आपको मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है इसको? मीटर में। एक बात ये ध्यान रखें, यहाँ पर आप मीटर में बदलोगे तो 408.6 इंटू 10 के बाद -12 मीटर हो जाएगा, ये तो इसका ध्यान रखें। और एक दे रखा है परमाणु द्रव्यमान, एक क्या दे रखा है आपको यहाँ पर? परमाणु को द्रव्यमान दे रखा है, और परमाणु द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको? 107.9 U दे रखा है ना। इसको आपको U का मतलब होता है ग्राम पर मोल, इसको आपको किलोग्राम पर मोल में लिखना है।
ये जो u दे रखा है आपको 107.9, इस 107.9 u को आपको किसमें निकलना है, किलोग्राम में लिखना है। तो 107.9 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो जाएगा। ये राशियां चेंज करनी आनी चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट राशियां चेंज करनी, बाकी तो फॉर्मूला सभी को याद होता है। d बराबर z, CCP के अंदर परमाणु संख्या कितनी होती है, 4, तो 4 इंटू m की वैल्यू आपको दे रखी है 107.9 इंटू 10⁻³ अपॉन n है, n कितना है 6.022 × 10⁻23, और v a क्यूब कितना आपके पास में है, तो a क्यूब कितना है 408.6 इंटू 10⁻12 बट की घात क्यूब। और इस प्रकार से आप इस समीकरण को लिख देना और फिर इसको सोल्व भी कर देना। इसको क्या कर देना, सोल्व भी कर लेना, और सोल्व करने आपके पास में आंसर आएगा 10.5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा। तो वही आपका क्या रहेगा, किलोग्राम अपॉन मीटर, ऐसा कुछ क्यूब, ऐसा कोई आंसर आएगा आपके पास में। तो इसको भी आप याद रखें, याद तो क्या रखें, इस फॉर्मूले का ध्यान रखें। हालांकि आपके पास में मैंने डिजिट थोड़ी सी आपको अच्छी वाली दी थी, हालांकि मैंने एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया ये, तो डिजिट इसमें थोड़ा सा लेंदी हो गई, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट सी रहेगी आपको सोल्व करने में। ठीक है भाई, समय कम है अपने पास में, इसलिए मैंने इसको डायरेक्टली आंसर बता दिया आपको। नेक्स्ट देखो, एक वैद्युत अपघट्य 1 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 की कमी हो जाती है। तो बेंजीन का हिमांक अवनमन स्थिरांक ये है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। विलेय का क्या ज्ञात करना है आपको, मोलर द्रव्यमान। देखो हिमांक अवनमन जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलरता के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलरता के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलरता के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मोलरता के ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास में हिमांक अवनमन जो है मोलरता के ऊपर डिपेंड करता है, और मोलरता का फॉर्मूला लगा, अगर आप भूल जाते हो तो मोलरता का फॉर्मूला लगा के आप क्या कर सकते हो, इसको फाइंड कर सकते हो। परंतु अगर आपको मैं डायरेक्टली बताऊं इसका आंसर, तो आप ध्यान समझे इसको कि यहाँ पर 1 ग्राम जो है विलेय है, 1 ग्राम जो है यहाँ पर वो क्या है, विलेय। मतलब यहाँ पर मेरे पास में W2 की वैल्यू है, और 50 ग्राम जो है वो W विलायक है, ये W1 की वैल्यू हो जाएगी। और 0.40 के हिमांक अवनमन, ये डेल्टा TF की वैल्यू हो जाएगी, है ना। और स्थिरांक आपको दे रखा है K की वैल्यू हो जाएगी। ये मोलर द्रव्यमान निकालना है। इस मोलर द्रव्यमान का आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, डायरेक्टली आप उस फॉर्मूले को लगाकर भी आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपके पास में क्या रहेगा, M2 बराबर या डेल्टा TF बराबर, है ना। देखो भाई, डेल्टा TF प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्मॉल m के। तो डेल्टा TF बराबर KF डॉट स्मॉल m। तो डेल्टा TF बराबर KF डॉट, है ना, या KF इंटू कर दो। स्मॉल m का मतलब क्या होता है, WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB। तो इसका फॉर्मूला आप आराम से निकाल सकते हो। विलेय कौन सा है, विलायक कौन सा है, फॉर्मूले के अंदर आंसर को पुट करना था। लगभग इसका जो आंसर आएगा वो 250 के आसपास आएगा। ठीक है, जो इसका आंसर जो है वो 250 से ऐसा कुछ आएगा, तो इसको निकाल देना आप। डेल्टा TF की वैल्यू दे रखी है। अब यहाँ पे आपको यहाँ से निकालना क्या, आपको MA निकालना है, तो निकाल लेना है यहाँ से आप। ठीक है भाई, इसको आराम से आप निकाल सकते हो। MA निकालना है आपको यहाँ से, तब आराम से निकाल सकते हो। क्लियर हुआ कि आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए। आपको MA निकालना है, सीधा आप आंसर पुट करना क्वेश्चन के अंदर, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट देखिए आपके पास में जो क्वेश्चन कौन सा है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है। अनंत अनुता पर NH4Cl NaOH। और एक चीज और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर प्रिंट नहीं हुई थी, मैंने बता तो दिया था आपको इस पेपर के टाइम पे। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है NaOH, NH4Cl NaOH व NaCl, है ना। वह NaCl की आपको क्या दे रखी थी, मोलर चालकता दे रखी थी 129.8, 248, 126.4। तो अनंत अनुता पर NH4OH की निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, NH4OH की निकालनी थी। कुछ नहीं होता इसमें, इसमें आपको समीकरण पता होनी चाहिए। कैसे करते हैं इसमें, देखो भाई, NH4 NaCl, NH4Cl की अभिक्रिया करते हैं NaOH से, तो क्या बनता है, NH4OH बनता है प्लस NaCl बनता है। बस जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको वहां लिख दो। NH4Cl की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 129.8, तो 129.8 प्लस NaOH की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पर NaOH की वैल्यू दे रखी है सर, यहाँ पर हमें
एक है ना 248.1 और आगे, ठीक है भाई, ये प्लस हो गया यहाँ पर। और ये क्या है हमारे पास में x, इसकी निकालनी है, NaCl की वैल्यू कितनी देगी आपको यहाँ पर 126.4। अब देखो भाई यहाँ पे आपको ये जो नियम है जो है, ये जो प्रश्न दे रखा है आपको, ये प्रश्न एक तरह से ये प्रश्न जो आपको एक तरीके से दे रखा है कोल्डहाउस के नियम से, अनंत अनंत मोलरिता पूछी नहीं, इसलिए आपको कोल्डहाउस के नियम से प्रश्न है। तो देखो भाई अब आप कर सकते हो, ये एरो लगा दो यहाँ पर। अब देखो इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके पास में जो आएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आपके पास में आएगा 377.9 और ये क्या हो जाएगा x प्लस 126.4। तो x बराबर क्या हो जाएगा 377.9 माइनस 126.4। तो लगभग इसका जो एग्जैक्टली आंसर आएगा वो रहेगा आपका आंसर 251.5। ये इसका आंसर था। कुछ नहीं करना है, अभिक्रिया लिखनी आनी चाहिए, वैल्यू रखनी है और x का मान निकालना है, ज्यादा कठिन नहीं था ये। अगला है निकाय Mg2। निकाय Mg2 से Mg2 प्लस का मानक इलेक्ट्रॉन विभव आप किस प्रकार ज्ञात करोगे? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आपके मॉडल पर से उठाया है मैंने और ये आपकी किताब में भी ऐसा कैसे दे रखा है। एनसीईआरटी से अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो देखो भी किस प्रकार से प्रश्न दे रखा है। यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न दे तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जब भी ये प्रश्न दिया जाए तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर E0 सेल निकालना है आपको यहाँ पर। तो किस प्रकार से निकालोगे आप? यहाँ पर आपको Mg2 E0 सेल Mg2 से Mg2 प्लस का निकालना है, इस प्रकार का निकालना है आपको, इस बात से ध्यान रखें, ये निकालना है आपको। जब भी इस प्रकार का दिखा हो तो आप क्या करोगे, इस प्रकार के निकाय के अंदर आप SHE का उपयोग करोगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे। अब देखो मेरी बात सुनना, Mg और साथ में क्या रहेगा आपके पास में, यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा। इन दोनों में से यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होता है नॉर्मली SHE के अंदर। तो इन दोनों में अधिक क्रियाशील कौन होता है? मैग्नीशियम होता है। जो अधिक क्रियाशील होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? एनोड की भांति। किसके व्यवहार करता है? एनोड की भांति व्यवहार करेगा। और ये किसकी भांति व्यवहार करेगा? यहाँ पर कैथोड की भांति व्यवहार करेगा। जो अधिक क्रियाशील होता है वो एनोड की भांति व्यवहार करता है, जो कम क्रियाशील होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? यहाँ पर कैथोड की भांति व्यवहार करता है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि E0 सेल ज्ञात करने के लिए हमें E ऑक्सीडेशन और E रिडक्शन, E0 सेल बराबर क्या होता है? E0 सेल बराबर क्या होता है? E ऑक्सीडेशन प्लस E0 रिडक्शन। तो E ऑक्सीडेशन का मतलब Mg जो होगा किस में जाएगा? Mg2 प्लस में जाएगा। और जो रिडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा? जो H2 जो है वो किस में जाएगा? H प्लस जो है वो किस में जाएगा? वो H हाफ H2 के अंदर चला जाएगा, H2 के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ पर Mg2 प्लस में जाएगा। और EH का जो विभव होता है इसको हम कितना मान लेते हैं? 0। कितना मान लेते हैं? इसका विभव का मान कितना होता है? 0 प्लस Mg2 प्लस किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर E0 सेल के बराबर हो जाएगा। और ध्यान रखें Mg2 प्लस में जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा? E0 सेल के बराबर हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है? आपने E ऑक्सीडेशन पूछा है ना, आपने पूछा क्या है यहाँ पर? प्रश्न देखो आपने पूछा क्या है? Mg2 Mg, ये थोड़ा सा गलत लग रहा है आपको प्रश्न। Mg2 प्लस Mg में जाएगा तो क्या बनेगा? Mg2 प्लस Mg में, हाँ ये प्रश्न है, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पर ये Mg2 प्लस था, ये Mg2 प्लस Mg में जाएगा तो क्या बनेगा ना? Mg2 प्लस Mg में जाएगा तो क्या बनेगा? थोड़ा सा प्रश्न में गलत है ये प्रश्न। इसके अंदर प्रश्न ये था, कोई बात नहीं, आपने जैसे भी किया हो अगर वो उसकी लैंग्वेज सही होगी तो आपका सही माना जाएगा वैसे आंसर। Mg2 प्लस Mg में, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर EMG जो Mg प्लस 2 में जा रहा है और अपने को निकालना क्या है? Mg2 प्लस Mg में कैसे जाएगा? तो E0 सेल बराबर, यदि यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, Mg2 प्लस को मैं यदि Mg में लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। कौन सा चिन्ह आ जाएगा? ऋणात्मक। और यही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास में इस प्रकार के 15 क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। इसका दूसरा प्रश्न क्या है? गैल्वेनिक सेल क्या होता है? देखो भाई ध्यान समझना, गैल्वेनिक सेल को ध्यान समझे आप। अच्छा प्रश्न है। तो गैल्वेनिक सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है जिंक का इलेक्ट्रोड और एक होता है आपके कौन सा इलेक्ट्रोड? कॉपर का इलेक्ट्रोड। जिंक और कॉपर के अंदर अधिक क्रियाशील कौन सा होता है? जिंक होता है, इसलिए जिंक किसकी भांति व्यवहार करेगा? एनोड की भांति। और कैथोड की भांति कौन व्यवहार करेगा? कॉपर व्यवहार करेगा। देखो भाई कैसे, आपके पास में बीकर होता है, इधर एनोड, इधर क्या होता है? कैथोड।
एनोड की बात कौन व्यवहार करता है यहाँ पर? एनोड की बात व्यवहार करता है कौन सा यहाँ पर अपने पास में जिंक, और कैथोड की बात कौन सा व्यवहार करता है? कॉपर। देखो भाई जिंक और कॉपर का उपयोग करते हैं अपन गैल्वेनिक सेल के अंदर। जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए इसके ये किसकी बात व्यवहार करता है? एनोड की बात व्यवहार करता है। इसके ऊपर चिन्ह कौन सा होता है? नेगेटिव साइन होता है, ये ध्यान रखना आप। चिन्ह कौन सा होता है? नेगेटिव साइन। इसके अंदर पर होता क्या है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है यहाँ पर? ऑक्सीडेशन होता है। इसी तरह से कॉपर जो होता है वो कैथोड की बात व्यवहार करता है, इसके ऊपर प्लस का साइन होता है, और यहाँ पर रिडक्शन होता है। क्या होता है यहाँ पर? रिडक्शन होता है। ये बात ध्यान रखिए आप। अब देखो यहाँ पर अपने पास में जो इस प्रकार का अपन गैल्वेनिक सेल का निर्माण करें तो किस प्रकार से निर्माण होगा? आपके पास में दो पात्र होते हैं, एक में आपके जिंक की रोड, एक में आपकी किसकी रोड होती है? कॉपर की रोड होती है। इसको मैं क्या मान लेता हूँ यहाँ पर? ये जिंक की रोड है अपने पास में, और एक किसकी रोड है? कॉपर की रोड है। और यहाँ से गैल्वेनोमीटर लगा हुआ होता है इस प्रकार से, और बीच में यहाँ पर आपके पास में होती है एक, यहाँ पर अपने पास में बीच में क्या होता है? आपके पास में यहाँ पर इसके ऊपर नीचे क्या लगे होते हैं? प्लग लगे होते हैं। ठीक है भाई, ये ट्यूब होती है टाइप की। इस ट्यूब का नाम जो होता है आपके पास में यहाँ पर जो इसके ऊपर कैल्शियम भरा हुआ होता है, देखो भाई यहाँ पर ध्यान समझा इसमें, यहाँ पर आपके पास में एक प्रकार की ट्यूब लगी होती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं? लवण सेतु। क्या कहते हैं इसको अपन? लवण सेतु कहते हैं। ठीक है भाई, और इसके ऊपर इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? कैल्शियम आयंस भरे हुए होते हैं। ये जिंक की रोड हो जाएगी आपके पास में, किसकी रोड हो जाएगी? कॉपर की रोड हो जाएगी। यहाँ पर क्या होता है कि जिंक जो होता है, और जिंक 2+ में क्या होता है? चेंज होता है। और यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट, इसके अंदर सोल्यूशन भरा होता है जिंक सल्फेट का, इसके अंदर भरा होता है कॉपर सल्फेट का। तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉपर +2 में चेंज होता है, तो कॉपर 2+ में चेंज होता है। यहाँ पर क्या होता है? धनावेश बढ़ जाता है, और यहाँ पर ऋणावेश क्या होता है? बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। जब यहाँ पर अधिकांश ऋणावेश हो जाते हैं, यहाँ पर जब अधिकांश Zn2 हो जाते हैं, और यहाँ पर अधिकांश सल्फर आयन हो जाते हैं, तब लवण सेतु का जो K+ और Cl- आयन जो होते हैं वो त्याग देते हैं। वो त्यागने के बाद क्या करते हैं? यौगिक बना लेते हैं। इसमें वापस क्या होता है? धनावेश और ऋणावेश की मात्रा कम हो जाती है। ये गैल्वेनोमीटर में लगा होता है, यहाँ पर जिंक होता है, इधर क्या होता है? आपके कॉपर होता है। इस बात को ध्यान रखिए। लवण सेतु में प्लग लगे होते हैं, इसमें अगार जेल भी भर देते हैं अपन, अगार जेल भी भर देते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी सेल अभिक्रिया पड़े तो जिंक जो होता है वो किस में चेंज होता है? जिंक 2+ में चेंज होता है, और बीच में लवण सेतु होता है, और जो कॉपर जो होता है वो 2+ से किस में चेंज होता है? कॉपर के अंदर चेंज होता है। ये इसका क्या हो जाएगा? सेल अभिक्रिया या सेल प्रदर्शनीकरण हो जाएगा। अब सेल अभिक्रिया लिखे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? जिंक सल्फेट जो होगा वो किस में चेंज होगा? जिंक 2+ में चेंज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाएगी, और ऑप्शन के अंदर क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये ग्रहण करके क्या बना लेगा? कॉपर का निर्माण कर देगा। ये अपचयन अर्ध अभिक्रिया हो जाएगी। इस प्रकार से इसमें जो बोला है मैंने वो साइड क्या लिखना है? इसके अंदर शब्द बना के लिखना है। ये आपका क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात का। आपके पास में इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे। अगला प्रश्न है 4.6 ग्राम एथेनॉल को 500 ग्राम बेंजीन विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। मोललता क्या होता है? स्मॉल m बराबर क्या होता है? WA × 1000 अपॉन WB × MA, या MA × WB, या MA लिख दे नीचे, कोई बात वाली दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका विलय है, WA की वैल्यू है, ये आपका विलायक है, WB की वैल्यू है, और मोललता निकालनी है। नॉर्मल निकाल सकते हो आप, यहाँ पर बहुत इजी है, कर सकते हो आप इसको, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको करके अभी देख लेते हैं अपन एक बार। चलो देखो भाई, यहाँ पर आपको पास में वैल्यू दे रखी होगी आपको। देखो भाई यहाँ पर किस प्रकार से वैल्यू दे रखी होगी आपको यहाँ पर। हाँ भाई, WA × 1000 WB अपॉन M है, तो यहाँ पर आपके पास में 4.6 इंटू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पर, आप बराबर करके लिख सकते हो। यहाँ पर बराबर 4.6 ग्राम है, इंटू 1000 कर सकते हो। एथेनॉल का भाग कितना होता है? 46, इंटू MA की वैल्यू कितनी होती है? MA की वैल्यू कितनी होती है? 46, और WB कितना देगा? 500। इसको सोल्व कर देना, आपके पास में क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ये देखो भाई, ये तो इधर गिरोगे तो इधर 10 आ जाएगा, 46 कट जाएगा, 1 2 50/100, 1/2, 0.5 का आंसर आ जाएगा। अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है? फाइनलिक समीकरण दीजिए। अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है? फाइनलिक समीकरण दीजिए। काफी इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया क्वेश्चन दिया था ये वाला, मतलब मजेदार क्वेश्चन था ये वाला, कि भाई क्या होता है आपके पास में तो फाइनलिक समतापी वक्र क्या होता है, और क्या पूछा मैंने आपको यहाँ पर, फाइनलिक समतापी वक्र क्या होता है, अधिशोषण समतापी वक्र क्या है, और फाइनलिक अधिशोषण वक्र का बताइए। तो ये फाइनलिक भी समतापी ही है, समतापी वक्र ही है एक तरह से देखो तो आप।
देखो भाई, अधिशोषण समतापी वक्र का मतलब ये होता है, तो देखो भाई कैसे, इसके अनुसार अधिशोषण की मात्रा x/m जो होता है, इसके अनुसार जो अधिशोषण की मात्रा x/m क्या है यहाँ पर, अधिशोषण की मात्रा x/m क्या है यहाँ पर, अधिशोषण की मात्रा जो होती है वह उसके दाब के 1/n घात की क्या होती है, सीधे समानुपाती होती है। इस प्रकार के समीकरण को क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी। x/m जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, p की घात 1 से समानुपाती होता है, और x/m को बराबर का करें तो इसके नियतांक आ जाएगा k p की घात 1/n। यही आपके पास में अधिशोषण समतापी वक्र की क्या आ जाएगी, समीकरण आ जाएगी, और इसी समीकरण को अपन क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। फाइनली अधिशोषण वक्र का वर्णन कीजिए। फाइनली अधिशोषण समतापी वक्र का क्या करना है, आपको वर्णन करना है। तो देखो यहाँ पर फाइनली समतापी समीकरण क्या क्या हो जाएगी आपके पास में, तो इसके p/1 का क्या कर लोगे आप, लॉग ले लोगे, तो लॉग लेने पर क्या आ जाएगा, log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p, ये समीकरण मिल जाएगी आपको। और आप x और y का मान रख के y बराबर mx प्लस c से ग्राफ खींच दोगे, अपने को इस प्रकार से कोई ग्राफ मिलेगा, इस प्रकार से कोई ग्राफ मिलेगा। समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा जल्दी समझा रहा हूं, समझ ध्यान से। आपके पास में इस ग्राफ मिलेगा, आपको इस प्रकार से ग्राफ मिलेगा, ठीक है भाई। और इसमें जो ग्राफ मिलेगा, इसमें जो ढाल मिलेगा आपको वो रहेगा 1/n, और जो ग्राफ किसके मध्य खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो log x/m के, और एक खींचेंगे अपन किसके मध्य, log p के मध्य खींचेंगे। इसमें ढाल जो प्राप्त होगी आपको, ये प्राप्त होगी 1/n, ढाल कितनी प्राप्त होगी 1/n, और अंतःखंड जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा आपको, log k। ये आपको इसके अंदर बताना था। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? सिंपल सा था। x/m किसका प्रश्न होता है, p की घात 1/n की, x/m बराबर k p की घात 1, इसका log ले लेना था, log लेने के बाद आपका ग्राफ बना लेना था। ठीक है, ये आपके 17 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगला लास्ट प्रश्न बचा हुआ आपके पास में, अगला प्रश्न क्या बचा हुआ है, आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरण क्या है, इमल्शन की 4। आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरण जो होता है वो क्या होता है, ऐसे उत्प्रेरक या ऐसी अभिक्रिया जिसके जो ऐसी अभिक्रिया जिसका ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, अभिक्रिया उत्प्रेरक के आकार के ऊपर डिपेंड रहती है, आकृति के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, उसको क्या कहेंगे अपन, आकार, इसको क्या कहेंगे अपन, आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। और इसके जो उदाहरण होते हैं, जैसे जियोलाइट हो गया, जियोलाइट जो होता है उसका जो आकृति होती है मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है। इसके छत्ते के समान होती है, मधुमक्खी के छत्ते के समान इसकी आकृति होती है, और इसका उपयोग जो है अपन पेट्रोरसायन के अंदर इसमें करते हैं। और एक ZSM-5 का याद रखना, ZSM-5 वाला भी याद रखना, ये एक आकृति वर्णनात्मक उत्प्रेरक है। और ये जो आपके पेट्रोरसायन के अंदर जो आपके एथेनॉल जो होते हैं, इनको किसमें, गैसोलीन में परिवर्तित करने के लिए इसका उपयोग होता है, इसको भी थोड़ा सा याद रखना। इमल्सन के 4 उपयोग, अभी बड़ा क्वेश्चन है, इमल्सन के 4 उपयोग। देखो भाई, ये आपका ZSM-5 जो है वो एल्कोहल का निर्जलीकरण करके हाइड्रोकार्बन का मिश्रण बनाता है और इसे गैसोलीन के अंदर परिवर्तित करता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्लियर हुआ? ये ZSM-5 का आपको थोड़ा सा याद रखना है यहाँ पर। और इमल्सन के 4 उपयोग मक्खन के निर्माण में है ना भाई, आपके जो दवाई गोले लेते हैं उसके निर्माण में, इस प्रकार से आपको खुद ही पढ़ सकते हो। ये आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करते हैं, समय बहुत ज्यादा हो चुका है। बाकी का जो नेक्स्ट अपन जो वन शॉट लेके आ रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेके आएंगे। धन्यवाद मित्रों, इस क्लास को अच्छे से सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने मित्रों को भी जानकारी दें इसके